अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और एहतजाज के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली ने हक़-ए-इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी हैं, जिस पर अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दिया और एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया, बिल के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया और मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी है। सवाल उठ रहा है कि अपोजिशन में होते हुए मीडिया की आज़ादी का नारा लगाने वाली और मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली मरियम नवाज वज़ीर आला बनकर खुद बदल गई हैं, उनके नज़रियात बदल गए हैं, या फिर वो जो कर रही हैं किसी के डिक्टेशन पर कर रही हैं और सहाफ़ती तंजीमें उनके खिलाफ एहतजाज करने और अदालत जाने का ऐलान कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस बिल के खिलाफ बनने वाली PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुलाकात में बिल कुछ रोज़ मौखर करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कल शाम ही उजलत में बिल मंजूर कर लिया, जिस पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अदालत जाने और मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कल अज़मा बुखारी से मुलाकात के बाद इस हवाले से तफसीलात बताई थी। हमने उनसे ये इस्तदा की कि कम अज कम APNS और PBA ने इस बिल के बारे में अपने तहरीरी मौक़िफ़ आपको दे दिया है। हमने ये कहा अभी यूजेस हैं, PFUJ है, CPNE खड़ी है, अभी जो बाकी तंजीमें हैं, अमेंड है, इन लोगों ने अपनी इस पे राय नहीं दी। हमने अपना एहतजाज मौखर किया, आप इसको मौखर कर दें, कम अज कम इसको एक हफ्ते के लिए मौखर कर दें, दोबारा इन पॉइंट्स पे गुफ्तगू करते हैं और फिर अगले हफ्ते दोबारा बैठ के इस पे बात करते हैं। हम कतन इसके खिलाफ नहीं, हमने कहा आपने कवानीन पे कवानीन ला रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए आपने पैमरा रखा है, आपने पाकिस्तान प्रेस काउंसिल रखी, पीका है, जो कानून है जिस तरह काज़म खान साहब कह रहे हैं 2002 में बना, 16 में बना, 22 में आया, कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं? और इसमें जो शिके हैं, आप ये चाहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत के इस नए कानून पर सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर इस कानून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जबकि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड ने इस कानून को मुस्तरद करते हुए कहा है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर उजलत में मंजूर किया गया कोई भी कानून आज़ादी इजहार राय का गला घूंटने के मुतरादिफ होगा। इस हवाले से इन तंजीमों के जो मुश्तरका और बड़े एतराज़ात हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहला एतराज़ ये है कि यह बिल हक़-ए-इज़्ज़त के लिए एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बना रहा है, जिसमें हुकूमती ओहदेदारों को ख़ास रियायत दी जा रही है। दूसरा एतराज़ यह है कि हुकूमत को इस कानून के तहत जजेस मुकर्रर करने, उन्हें तनख्वाहें और मराअत देने, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने और उन्हें ओहदे से हटाने के अख्तियारात हासिल हैं, जिससे ट्रिब्यूनल्स की आज़ाद हैसियत मुतासिर हो सकती है। इस कानून के दायरा अख्तियार के हवाले से भी एतराज़ सामने आया है कि कोई शख्स पंजाब से बाहर या फिर बैरून मुल्क बैठ कर भी हक़-ए-इज़्ज़त करे तो ये कानून किस तरह लागू होगा। सहाफ़ती तंजीमों का ये भी एतराज़ है कि इस कानून में मुल्ज़िम के लिए अपना दिफा करना मुश्किल बना दिया गया है और महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही उसके खिलाफ इब्तिदाई डिग्री जारी हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। एक बहुत अहम एतराज़ ये सामने आया है कि इस कानून के तहत मजाज अथॉरिटी हक़-ए-इज़्ज़त करने के जुर्म में किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर सकती है और उसकी जद में अखबार और TV चैनल्स भी आ सकते हैं। एक एतराज़ ये भी है कि इस कानून के तहत जो केसेस चलेंगे उन पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकेगा जो इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस पूरी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहब। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कि एतराज़ ये है कि सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत करनी थी आपने और तमाम सहाफ़ती तंजीमें अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर इस कानून को मुस्तरद कर रही हैं कि ना आपने मुशावरत की, ना उनके जो प्रपोजल्स थे अगर किसी ने दिए उनको इनकॉर्पोरेट किया। कल आप मिली, 2 घंटे के अंदर अंदर टेबल हुआ और मंजूर हुआ और बिल बन गया और कानून बन गया रात 11 बजे। ये क्यों किया, क्या इतनी जल्दी है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि ये बिल जो है ये पिछले 2-2.5 महीने से इसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे थे और काम क्या कर रहे थे कि हम जितनी पहले से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जो इतराज़ात मौजूद थे पहले, जो हमारा ऑर्डिनेंस है डेफेमेशन वाला 2002 वाला, वो प्लस जो और जो पीका एक्ट आए जो क्रिमिनल साइड देखते थे हमेशा डेफेमेशन की, उन तमाम के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे यही सहाफ़ती तंजीमों के, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिस्कशंस करके ये एक जो है बिल ड्राफ्ट किया और ये सिंपल एक सिविल नेचर का एक सूट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे ये आपने डिस्कशन करके, जो है जब उसको टेबल किया गया,
किससे डिस्कशन करके? आपने कहा डिस्कशन करके 2-2.5 महीने आप जाहिर है प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं, डिस्कस किससे कर रहे थे 2-2.5 महीने? जी, हम ज़ाहिर है अपना होमवर्क कर रहे थे और अपनी वो तमाम जो हमारे पास मौजूद हैं, जो पहले से एतराज़ात मौजूद हैं, जो पहले से हमने परसीव किया है, जो हमने देखा है नाकामी कहाँ-कहाँ है, डेफेमेशन लॉज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्यों किसी को सज़ा नहीं होती, क्यों कोई नोटिस की स्टेज से आगे नहीं जाता, कोई क्यों जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। तमाम चीज़ों को देखकर एक सिंपल सा, सादा सिविल सूट लाया गया जिसके अंदर ना पुलिस का कोई लेना देना है, ना उसके अंदर कोई कैद है, ना उसके अंदर किसी के साथ हाई हैंडेडनेस होने का कोई चांस है। एक सिंपल सूट है कि गरीब पर्सन जो है वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा मेरी हद तक हुई है और बराए मेहरबानी इस शख्स को नोटिस देके इसको जो है इल्जाम लगाने वाले से जो है सबूत मांग लिए जाएं। अब जो पहले जो मैं बात करना चाह रही थी कि जो हमने नहीं, मगर मैं ये जो यहाँ तक बात पहुंचने से पहले आज़मा साहब सिर्फ यहाँ तक बात पहुंचने से पहले देखिए 2-2.5 महीने दुनिया भर में जब इस किस्म की कानून साजी होती है तो सबसे पहले जो इब्तिदाई ड्राफ्ट होता है वो शेयर किया जाता है सिविल सोसाइटी के साथ, वुकला के साथ, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ, सहाफ़ी जो बरादरी है उसकी जो तंजीमें होती हैं उनके साथ। ये 2-2.5 महीने आपने आपस में सारी की सारी मुशावरत की या उनके साथ जो दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है ऐसे कवानीन के लिए उसका वो किया आपने? नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह से जो कवानीन है वो बगैर पढ़े काला कानून भी नहीं कह दिए जाते और ये भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो है वो हर चीज के ऊपर जो है वो सियासत की जाए। पूरी दुनिया में ये होता है कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो है वो जो कवानीन लाए जाएं उसको ओपन माइंड के साथ देखा जाता है। जो मेरी बात मैं पूरी करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं पूरी बात होने से पहले मालिक साहब मुझे सिर्फ एक सवाल करना पड़ेगा। आपने क्योंकि इल्जाम लगा दिया ना, आपने कहा कि बगैर पढ़े काला कानून नहीं कहा जाता, तो पीबीए ने बाकायदा तौर पर पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिएक्शन दिया है। फिर ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया है कि किस किस नुक्ते पर वो समझते हैं कि यह कानून मिसयूज होगा और बाकायदा तौर पर मिसयूज होते हुए आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करेगा। ये आप फेक न्यूज़ से आवाम को नहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं बल्कि किसी भी तरीके से तनकीद से हुकूमत को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बताया है। ऐसे तो ना कहिए ना कि काला कानून बगैर पढ़े कोई नहीं कह देता। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे पास हमें ये पहले पहुंच गया था। बहुत मेहरबानी है एपीएनएस की और इन दो तंजीमों ने, पीबीए ने, इन्होंने सिर्फ हमें जो है वो रिटर्न भेजी चीजें। जब हमने वेडनेसडे को कहा कि जी बराए मेहरबानी हमें भेज दीजिए जो भी आपकी गुजारिशात हैं, उसके बाद 2-2.5 घंटे हम बैठे। जो मुशावरत नहीं हुई ना शाहजेब, उस मुशावरत जो 2-2.5-3 घंटे हम आराम से कर रहे थे, हम क्लॉज बाय क्लॉज चल रहे थे और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हमारी बातचीत के दौरान नहीं आया। कोई भी मौका ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात और लगे कि डेडलॉक है, अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी पॉइंट्स एपीएनएस ने और जो है वो पीबीए ने निकाले थे उसके ऊपर तमाम के ऊपर हमने जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई किया। 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इन दोनों की सिफारिशात भेजने के बाद 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो कहा जा रहा है ना कि जो इस पे जो हुई नहीं, मुशावरत नहीं हुई, 2 अमेंडमेंट्स ये की हुई कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपने क्यों लिखा है। आपने कुछ ऐसे ओहदे लिखे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं कहा जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज कर दें। हमने उसको चेंज करके पब्लिक ऑफिस होल्डर कर दिया। दूसरी बात यह है, जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एतराज किया गया कि इसके अंदर जो है वो जर्नलिस्टिक जो टेक्निक्स हैं उसको डाल दिया जाए ताकि वो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उससे वो अलग किया जा सके। हमने वो भी कर दिया। बात यह है कि अच्छी खासी, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, अच्छी खासी हमारी डिस्कशन 2-2.5 घंटे चल रही थी। बहुत सारे क्लॉज बाय क्लॉज हम पढ़ रहे थे। अचानक से एक साहब एंटर होते हैं और वो एंटर होने के बाद वो एक 2-2 लोगों को हाउस या अपने कमेटी रूम से बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं और बाहर जाकर हमारे मुलाजमीन भी वहां खड़े थे सारे और वहां पे गुफ्तगू करती होगी, बस कंसंट्रेशन छड्डो परा, अगले हफ्ते ते पाओ इनू। तो वहां पर अगर हम 1 घंटा और बैठ जाते शाहजेब, तो बहुत आधे से ज्यादा बिल हम पढ़ चुके थे, आधे से ज्यादा बिल के ऊपर हम बातचीत कर चुके थे और मैं नहीं उठ के गई, हुकूमत नहीं उठ के गई है बातचीत के लिए। वहां से जो है हमारे सहाफी भाई उठ के गए, सिर्फ एतराज किया था आप इसको अगले हफ्ते तक पेंड कर दें। मुझे जवाब ये दे दें कि इसको अगले हफ्ते तक पेंड करने की जो ये ख्वाहिश और वो है, कोई एक पॉइंट तो दे देते ना कि यहाँ पर डेडलॉक है। अगर जो आप कह रही हैं अगर वो बात भी ठीक है तो मुझे ये बताइएगा कि 1 हफ्ते डिले करने में, 1 हफ्ते बाद ये कानून आ जाता, क्योंकि अब इस वक्त मसला ये है कि जो आप बात कर रही हैं उसमें जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसमें कोई एक तंजीम नहीं, उसमें पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे, एमेंट सब के नुमाइंदे इसको मुस्तरद कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है आपको? 1 हफ्ता अगर वो कह रहे थे 1 हफ्ते मुशावरत में क्या मसला था? क्योंकि आप ही ने कहा था कि मुशावरत से लाया जाएगा जो भी बिल लाया जाएगा, तो 1 हफ्ता डिले करने में क्या मसला था? शाहजेब जल्दी है,
इस मुल्क में कभी डेफेमेशन लॉ आया ही तो नहीं है। 2002 में भी एक कोशिश हुई, उसके बाद मुझे बताओ कभी किसी ने नोटिस का जवाब भी देना मुनासिब समझा? नहीं तो इसमें जल्दी है। तो इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम अज़मा बुखारी साहिबा जो ये मना कर रही थी कि कानून नहीं आना चाहिए? नहीं, इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम थी अज़मा साहिबा? बात सुनिए अज़मा साहिबा, इसमें से कौन सी सहाफती तंजीम थी जो आपसे को मना कर रही थी कि कानून नहीं आना चाहिए, रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? आप खुद कह रही हैं आपने किया 2-2.5 महीने होमवर्क, सहाफती तंजीमों से 2-2.5 घंटे की आपने मुशावरत की और आपने कहा अगले हफ्ते तक भी नहीं करूंगी मैं। तो 2-2.5 महीने जब आपने काम किया है तो सहाफती तंजीमें 1 हफ्ता मांग रही है, दे देती। इतनी जल्दी क्या थी? कौन मना कर रहा था आपको कानून नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने दोबारा गुजारिश कर देती हूँ, मैं उठ के नहीं गई थी वहां पर। 2-2.5 घंटे के 4 घंटे हो जाते, 4 घंटे के 5 घंटे भी हो सकते थे, हम बैठे हुए थे। लेकिन वहां से इनका कि बस होगी कंसल्टेशन, अब इसको अगले हफ्ते पर डाल दें। खुदा के लिए शाहजेब, मेरी गुजारिश है कि अगर तो हमने कुछ गलत किया है, अगर तनकीद में और इल्जाम लगाने में फर्क नहीं है, अगर डॉलर्स की खातिर आप किसी भी शख्स को कुछ भी कह के आप घर जाके आराम से सुकून सो सकते हैं, वो शख्स अपनी बेगुनाही किस फोरम पे साबित करे, सवाए इसके कि उसके पास एक कोर्ट का ऑर्डर हो और वो कोर्ट का ऑर्डर दिखा के अपने आप को सुरखरू करे। इस मुल्क में ये भी तो हुआ है ना, हम चोर डाकू आज भी खिलवाते नहीं है। एक ख्याली तनख्वाह के ऊपर एक वजीर आजम घर नहीं भेज दिया गया, एक ब्लैक स्टॉ डिक्शनरी के ऊपर हमें आज भी चोर और डाकू कहा जाता है। वो तो अदालतों ने किया ना, वो अदालतों ने किया और उसमें आप बाद में सुरखरू भी हो गए। जो आप लोगों के साथ गलती हुई उसकी तो जाहिर है कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। मगर अज़मा बुखारी साहबा देखिए, मैं 1 हफ्ते में जानना चाह रहा हूं कि आप क्या करना चाहते हैं 10-15 दिन में, क्या इरादे रखते हैं, या फिर आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है? क्योंकि वफाक में आपकी हुकूमत है और आप कोई म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ पूरे मुल्क के लिए कानून ला सकते थे, आप सिर्फ पंजाब के लिए लाए हैं। अब ये नहीं पता कि कल को कोई कराची में बैठ के बात कर दे तो पंजाब पे उसकी जुरिस्डिक्शन का क्या होगा, मुल्क से बाहर बैठ के बात कर दे तो पंजाब के लिए क्या होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा अपना अलग कानून ले आए तो वहां के डिफेमेशन लॉज अलग होंगे, आपके अलग होंगे, कोई कहां बैठ के बात कर रहा है, क्या होगा। तो आपने इतनी जल्दी क्या थी? वफाक में आप ही की हुकूमत है, चचा की हुकूमत है मरियम नवाज साहिबा के, और आप लोगों के पास मेजॉरिटी भी मौजूद है। तो वहां जाके क्यों नहीं आप लोगों ने इसके कर लिए? क्या जल्दी पड़ी थी आपको कि 1 हफ्ता भी आप इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे? मैं फिर यही कहूंगी शाहदेब कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ना सालों हो गए हैं बेइज्जत होते हुए, इल्जाम लगते हुए, और अभी आप इसको जल्दी कह रहे हैं। मेरी गुजारिश नहीं, तो ये बात क्या मरियम नवाज के चचा को नहीं समझ में आ रही थी? मरियम नवाज, लेकिन नहीं, आप कह रही हैं सहाफती तंजीमों को नहीं, ये मरियम नवाज के चचा को नहीं समझ में आ रही थी कि जी चचा जी ये काम कर लें, आपके पास मेजॉरिटी है, इत्तेहादियों को मिला लें और पूरे मुल्क के लिए कानून बना दें। मरियम नवाज को ऐसी क्या जल्दी है, क्या प्रेशर है, क्या करना चाहती हैं वो? कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, ना कोई प्रेशर डाल सकता है। देखिए, पहली बात यह है 18th अमेंडमेंट के बाद जब कंकरेंट लिस्ट जो है वो जब एबॉलिश हुई है, उसके बाद जो लॉज थे वो अडॉप्ट किए सूबों ने, लेकिन अब सूबों के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अपने लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं। देखिए, जो आपका सवाल था, यही सवाल हमारी कमेटी की डिस्कशन में आया और उसके ऊपर हमने उनको कन्विंस किया। अगर एक शख्स, जो मैं हूं, मैं पंजाब में बैठी हूं, मेरे ऊपर जो है कराची में बैठ के कोई शख्स कहता है मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, तो पंजाब की जो मैं चूंकि एक गरीब पर्सन हूं, तो मैं अपना केस पंजाब में ही लड़ूंगी। और ये कानून का सेटल्ड असूल है शाहजेब साहब कि जहां पर कोर्स ऑफ एक्शन होता है या वहां पे पिटीशन डाली जा सकती है, या जहां गरीब पर्सन रहता है वहां पर डाली जा सकती है। और ये बात हमने वहां पर डिस्कशन में ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के ऊपर हमने उनको कन्विंस किया और वो कन्विंस हुए कि ये जो पंजाब के लोग हैं वो वल्नरेबल नहीं रहेंगे। पंजाब के लोगों की डेफेमेशन जो है वो कोई भी कहीं बैठ के करेगा, पंजाब का जो लॉ है वो उसको सपोर्ट करेगा, उसको जो है उसको आप पंजाब के अवाम को नहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप पंजाब की हुकूमत को और इदारों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बन के तनकीद से इतनी खाइफ हो गई हैं? क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल बनेंगे उस ट्रिब्यूनल में उनके जो अलाउंस होंगे, उनके जो इसके अलावा रिन्यूअल होगा, ये सारी फैसले तो हुकूमत के पास होंगे। जब हुकूमत करेगी तो वो जज तो सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे हुकूमत के ऊपर। तो आप अवाम को प्रोटेक्ट कर रही हैं या मरियम नवाज साहिबा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं? एग्जैक्टली इसका अगला भी ले लीजिए, जो अगला आपका तनकीद है उसको जरा मिक्स करके पढ़ लेते हैं। पहली तो बात यह है कि जो ये है ना कि वो चूंकि पॉइंटिंग अथॉरिटी और जो रिमूवल अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है और कंसर्न हाई कोर्ट है। मेरी गुजारिश है शाहजेब साहब, इस मुल्क में तमाम जजेस को अपॉइंट करने का यही तरीकाकार है, और वो ट्रिब्यूनल्स के जज हों, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। और हमने क्या किया, इसी तनकीद से बचने के लिए जो आप मुझे कर रहे हैं, इसी तनकीद से बचने के लिए हमने
कहा कि हम जो हमारी ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो उस ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, कुछ क्या एतराज करेंगे कि उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी हम है। हमने कहा कि हाई कोर्ट का जज जो है वो उसको जो है वो सुन लेगा। हमारी तो एक अपील का एक स्टेज खत्म हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों से ज्यादा वल्नरेबल कोई है? हमने कोई ग्रेस नहीं मांगी, हमने नहीं कहा तनकीद ना करो। ये सारा लाइन, ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ऐसा मगर नहीं, आपने किया क्योंकि दुनिया भर में देखिए नहीं, आपने क्या किया, आपने एक प्रिविलेज अनाउंस कर दिया है। आपने चीफ मिनिस्टर समेत चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ सबको एक प्रिविलेज असाइन कर दिया है। अब ऑफिस जो होता है, ऑफिस के ऊपर क्यों नहीं तनकीद हो सकती है? मरियम नवाज जाती तौर पर अगर उनके ऊपर कोई तनकीद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो जाती तौर पर कंप्लेनेंट हो। आपने जो ऑफिस को प्रिविलेज दे दिया है, ये ऑफिस का जो प्रिविलेज है, इससे तो आपने तनकीद की सारी गुंजाइश खत्म कर दी है। फिर जब आप ये कहती है कि जी एक दफा अगर शिकायत हो गई, बात तो सुनिए आसमा साहब, बात सुनिए, जब आपने कहा कि जी एक दफा शिकायत हो गई, केस ट्रिब्यूनल के पास चला गया, तो उस इशू पर बात नहीं हो सकती। अब कल को मैं वीट स्कैंडल करूं, कल को मैं आपकी हुकूमत का कोई और स्कैंडल करूं, आपकी हुकूमत चली जाए जी ट्रिब्यूनल के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर के जी ये मामला हो रहा है, तो इस नए कानून के तहत उस केस पे बात ही नहीं हो सकती है। तो आप तो इफेक्टिवली सेंसरशिप कर रही हैं कि इशू पे बात ही नहीं हो सकती। फिर बिल्कुल भी नहीं है। आप एक गलत साइड ऑफ स्टोरी ले रहे हैं शाहजेब साहब। तनकीद करने से किसी ने नहीं रोका। अगर आप ये कहें ना कि गंदम स्कैंडल में उज़्मा बुखारी ने पैसे खाए हैं, फिर हद तक है, फिर ये इल्जाम है, फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाके कहूंगी कि शाहजेब साहब साबित कीजिए कि गंदम स्कैंडल में मैंने पैसे खाए हैं। तनकीद और अगर मैं कहूं कि जो फूड मिनिस्ट्री है, अगर मैं कहूं कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गलत फैसला किया, चीफ मिनिस्टर साहिबा के गलत फैसले की वजह से माफियाज को फायदा हुआ, उनकी बैड जजमेंट थी और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किसको फायदा पहुंचाया, कल को वो चली जाए, उसके बाद भी इस स्कैंडल पे बात नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसीडिंग्स पे बात नहीं हो सकती। आप चाहते हैं शाहजेब एक दफा पहले वो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट, सारा का सारा काम आप कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोसीडिंग्स पे बात होनी चाहिए? अदालत, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट लाइव जा रही है अज़मा बुखारी साहिबा, सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइव टेलीकास्ट कर रही है, अदालतों के सब चीजें डिस्कस होती हैं, हाई कोर्ट की समातें डिस्कस होती हैं, ये क्यों नहीं डिस्कस हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि 2019 का एक सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर भी मौजूद है इसके अंदर, जिसके अंदर जो सब जुडिस मामलात हैं उस पर बहस नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले जो एक इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला इशू हुआ था, उसके ऊपर बकायदा एडवोकेट जनरल को बुलाकर कहा गया कि ये सब जुडिस मैटर है, इसके ऊपर कोई वजीर बात नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया के अंदर शाहजेब साहब कहीं पर भी सब जुडिस मामलात के ऊपर बहस नहीं होती। मेरी गुजारिश ये है कि एक बंदा पहले जलील हुआ है एक फोरम के ऊपर, वो पिटीशन लेके गया है, लेकिन उसकी बस नहीं होनी चाहिए 24/7, उसको अभी और बेइज्जत होना चाहिए, उसको हर पेशी पे बेइज्जत होना चाहिए, उसको हर जगह पर दोबारा बेइज्जत होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने में क्या हर्ज है? इस बात पर तो अज़मा बुखारी साहिबा, जो आपकी जो बुनियादी राय है ना, इस पर तो किसी सहाफती तंजीम को भी एतराज नहीं है कि इस मुल्क में जो डिफेमेशन के लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट की जरूरत है, उन्हें मजीद सख्त करने की जरूरत है, उनकी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। मगर जिस तरीके से आप लॉ लेकर आ रही हैं उस पर एतराज ये हो रहा है कि आप सेंसरशिप करने जा रही हैं, और उस सेंसरशिप में मसला ये है कि जो मेंबर्स हैं उनका जो रिन्यूअल होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे 18 महीने बाद उनकी वैल्यूएशन होगी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। अगर ये हुकूमत करेगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हुकूमत डिसाइड करेगी, तो वो तो हुकूमत पर डिपेंडेंट होंगे। जब हुकूमत पर डिपेंडेंट होंगे तो जो मुखालिफ आवाजें होंगी आप उन्हें दबाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। सारे जजेस की ऐसी होती है, फिर सारे जजेस की चेंज कर देते हैं। तो कैसे सारे जजेस की होती है? नहीं, कौन से हाई कोर्ट के जजेस हैं जिसकी हुकूमत इवैल्यूएट करती है और उसके बाद होता है? लेट मी कंप्लीट प्लीज। जितनी भी हाई जुडिशरी है हमारी, उसकी भी ऐसी होती है, उसकी भी बरात हुकूमत तय करती है, और जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तय करती है, वो सिविल कोर्ट्स हैं, वो फैमिली लॉ की कोर्ट्स, हर जगह पे यही ऐसी यही मरवजा तरीकाकारी है। आप कौन से हाई कोर्ट जजेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत तय करती है कि जी अब आपका टेन्योर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, आप आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, आपके पक्ष क्या होंगे, आपको कितने पैसे मिलेंगे, कहाँ तय करती है हुकूमत? आपने वो परफॉर्मेंस का आपने वो भी पढ़ लिया होगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो साल हा साल जलील होता है ना इंसान, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, उसने भी जूतियां चटखानी है, उसने भी और जलील होना है, उसने भी और ख्वार होना है। उससे रोक रहे हैं कि 6 महीने के अंदर जो भी फैसला है वो कर दिया जाए। आपने वो शिक नहीं पढ़ी जिसके अंदर बकायदा अगर क्लेमेंट जो है, अगर वो भी गलत साबित होता है, उसको प्यूनिटिव डैमेजेस हैं जो 10% ज्यादा है उस डैमेजेस से,
जो असमा defendant साहब, में देते अगेन हैं। आपने ये- अगेन अगर ये इतना अहम है तो वफाक में आपकी हुकूमत है, ये क्यों नहीं हो रहा? जुरिस्डिक्शन के मसाइल पैदा होंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि मैंने एक सुनाना है, मरियम नवाज साहबा क्या अपोजिशन में कहती थी, जरा सुनिए। जो अवाम के वोट से आते हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं, तो वो लेजिस्लेशन भी अवामी मफाद को, कौमी मफाद को सामने रख के किया करते हैं। जो बख्शीश से इक़्तिदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते, कौमी मफाद में ही नहीं करते, वो अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपनी 48 इयर्स की जिंदगी में उसमें पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का नाम जो दिया जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत साफ जाहिर है कि ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो साबित नहीं कर सकी। मीडिया को दबाकर, अपोनेंट्स की आवाज़ को दबाकर, ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाकर, जेलों में डालकर क्या आप हक को रोक पाए, सच को रोक पाए? आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। और आज अब उनकी राय बदल गई, नजरियात बदल गए, क्योंकि रेगुलेट होने को मीडिया तैयार है, तरामीम के लिए तैयार है, मगर वो मीडिया की बात सुनने को तैयार नहीं है। जल्दी लगी हुई है उन्हें, क्या हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई एक चीज बता दीजिए ना, जहां पे मीडिया रेगुलेट हो रहा है, इजहारे राय को जो है वो इल्जाम के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि इजहारे राय के नाम के ऊपर आप, मगर इजहारे राय को इल्जाम, इजहारे राय को, मगर आप हुकूमत भी इजहारे राय को इल्जाम कहकर उसके पीछे नहीं छुप सकती है और कवानीन नहीं बना सकती है बगैर मुशावरत के। हालांकि आपने कहा था आप मुशावरत करेंगी और बगैर मुशावरत के जल्दबाजी में आपने ये सब किया है और सिर्फ एक सूबे में कर दिया है, बाकी मुल्क में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शायद मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने इतना बड़ा जो वो एक वन साइडेड आपने वन साइडेड नहीं है ना, आप टीवी और अखबार बंद कर सकती हैं इस कानून के तहत, आपने इख्तियार दिया है। अब क्या पंजाब में टीवी और अखबार बंद हो जाएगा, बाकी मुल्क और सूबे में चलता रहेगा? ये होगा अज़हार राय की आजादी, शाहजेब, अज़हार राय की आजादी। प्लीज मेरी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज आज भी अपनी इसी स्टांस पे खड़ी हैं। आज भी वो अवामी मफाद के लिए ही उन्होंने ये कानून बनाया है। वो औरतें जिनकी न्यूड तस्वीरें डाली जाती हैं, वो औरतें जिनकी जो है उन पे इल्जामात लगाकर उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनके साथ खड़ी है वो आज। एग्जैक्टली यही डिफेंस दिया था, एग्जैक्टली यही डिफेंस दिया था इमरान खान साहब ने जब तरामीम हो रही थी कि बच्चों के साथ इस किस्म की वीडियोज आ जाती हैं, खवातीन के साथ ज्यादती होती है। उन्हें भी जब अपने मुखालिफिन की आवाज दबानी थी और वो तरामीम कर रहे थे, तो यही डिफेंस लेकर आए थे जो डिफेंस आप लेकर आ रही हैं, क्योंकि जो बातें आप कर रही हैं उनके बाकायदा कवानीन मौजूद हैं और उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है इन्फोर्समेंट के जरिए। मुझे ये बता दो कि कौन जेल जा रहा है? पूरा कानून जो मैं लेके आई है मरियम नवाज की हुकूमत, उसमें कौन जेल जा रहा है? आप 30 लाख रुपए से जब शुरू करेंगी तो जो जितनी प्यूनिटिव है ये, उसके बाद हक आजादी किसको रहेगा? हक आजादी इज़हार राय जिस तरीके से आप शुरू करेंगी, फिर आप शुरू में ही इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा मामला? बिल्कुल बढ़ेगा। जो इल्जाम लगा सकता है उसको साबित करने की करेज भी होनी चाहिए, उसके बाद वो सबूत तो साबित करना ड्यू प्रोसेस के तहत होना चाहिए ना, और कंसल्टेशन के तहत कानून आना चाहिए ना। इतनी जल्दी क्या है, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। जो प्रोफेशनल सहाफी है, जो एडिटोरियल पॉलिसी पे चलता है, जो बाकायदा तस्दीक के साथ खबर देता है, जो खबर देता है, इल्जाम नहीं लगाता, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए काला कानून जरूर है। वैसे तो जो ये प्रोफेशनल तंजीमें ये सारी आपके साथ कंसल्ट कर रही थी, ये पीबीए से लेकर एमेंट से लेकर ये सारी आपके साथ कंसल्ट कर रही थी। उन्हीं का एतराज है कि आपने बगैर कंसल्टेशन के कानून लिया है। चैलेंज भी होगा और स्ट्राइक डाउन हो गया तो क्या फायदा होगा इस एक्सरसाइज का? हम तो टाइम तक बैठे थे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं उठी, मैं तो और 2 घंटे भी बैठने के लिए तैयार थी। और मैं बता रही हूँ कि अगर आप 2 घंटे बैठने को तैयार थी तो 2 घंटे बाद आपने ये कानून क्यों पास करा लिया? आप 1 हफ्ते बाद अगर मांग रहे थे, 1 हफ्ते के लिए रुक जाती हैं आप। मीडिया पे कदगन कहाँ है? ये छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद थी। मौक़िफ़ आपने सुना। एक और खबर पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
एक केस जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के दौरान मुसलसल उनका पीछा कर रहा है, मगर अब तक इमरान खान उससे बचते रहे हैं, मगर उन्होंने कभी इस इल्ज़ाम से इनकार नहीं किया। और अब एक बार फिर अदालत ने टीरियन वाइट केस को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। गुज़िश्ता साल मई में इस केस को सुनने वाले बेंच के मुतनाज़ होकर टूटने के बाद अब नए बेंच ने पहली ही समाअत में इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। और पिछले बेंच के दो अरकान यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की पिछले साल मई में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई राय का हवाला देते हुए कहा है कि अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है, जिसमें इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पहले ही खारिज की जा चुकी है। आज इस केस की समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत ने की। इमरान खान के वकील नईम पंचोदा ने कहा कि ये मामला पहले तय हो चुका है, फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका है। फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बना दिया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि आप कौन हैं, क्या आप इस केस में वकील हैं? तो नईम पंचोदा ने जवाब दिया कि मैं प्रॉक्सी काउंसिल हूं। 6 जजेस के खत में भी इस केस का जिक्र है। अदालत ने कहा कि 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इससे मुताल्लिक राय दी थी। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि बेंच के 2 अरकान ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअती नहीं है, इसलिए खारिज की जाए। इसमें एक रुकन के दस्तखत न होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल उठाया कि आप ये बताएं कि जो दरख्वास्त खारिज हो चुकी है उसमें कैसे रिलीफ दे दें। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने फिर कहा कि मुझे मुआवनत के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं फैसला देख कर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। इस दौरान अदालत की जानिब से 2 जजेस का फैसला सबके सामने खोल कर सुनाया गया। इस मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, वो फैसला आज सील लिफाफे में सबके सामने खोला गया। इसके बाद अदालत ने इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया और कहा कि केस में अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद पहले बेंच के 2 अरकान ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 मई 2023 को बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस का फैसला सील करने की डायरेक्शन दी, जिसके बाद ये नया बेंच तश्कील दिया गया। आज ओपन कोर्ट में फरीक़ैन, ऑडियंस और सहाफ़ियों की मौजूदगी में लिफाफा डी सील किया गया, जिससे मालूम हुआ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तफसीली फैसला दे चुके थे, जिसमें इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था। बेंच के अक्सरियती फैसले में पटिशन खारिज कर दी गई थी, इसलिए हमारा ख्याल है कि इस केस में मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। इस केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उनकी टीरियन वाइट नामी बेटी है, जिसे वो कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अवामी ओहदा रखने के लिए अहल नहीं है। ये केस इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के दौरान कई बार इलेक्शन कमीशन और अदालत तक पहुँच चुका है, मगर हर बार इब्तिदाई मरहले पर ही केस ख़त्म हो गया और इमरान खान की सियासत पर असरअंदाज नहीं हुआ। जब जब ये मामला उठा तो इस बुनियाद पर इमरान खान को रिलीफ मिला कि ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है। साथ ही जो अफराद दरख्वास्त लेकर आते हैं वो मुतासरा फरीक भी नहीं होते हैं, ये भी अदालतों ने सवाल उठाया। मगर आम बात यह है कि ख़ुद इमरान खान ने आज तक वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया है कि टीरियन वाइट उनकी बेटी है। ये मामला सबसे पहले 1997 के इलेक्शन से पहले नून लीग ने उठाया और इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान के अमरीकी खातून सीता वाइट से ताल्लुकात थे और सीता वाइट से इमरान खान की एक बेटी भी है। इस हवाले से अगस्त 1997 में लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला भी सामने लाया गया, जिसमें लिखा था कि इमरान खान ही सीता वाइट की बेटी के वालिद हैं। मगर ये केस अमरीकी अदालत में इमरान खान की गैर हाजिरी में चला था। इस फैसले के बाद सीता वाइट ने खुशी का इजहार करते हुए इमरान खान से पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। इमरान खान ने कभी इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया और फिर 2004 में सीता वाइट इंतकाल कर गई। मगर इमरान खान के सियासी सफ़र के दौरान वक्फे से सियासी मुखालिफिन इस स्कैंडल को सामने लाते रहे। 2007 में MQM ने इस हवाले से इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया। फिर 2014 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले खुद इफ्तिखार चौधरी इस मामले को अदालत ले जाने की बात करते रहे। इसके अलावा 2018 के इलेक्शन से पहले टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसे जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की निजी ज़िंदगी का मामला करार देते हुए नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया। और साथ ही जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कोई दरख्वास्त दायर की तो जुर्माना आयद किया जाएगा। अहम बात यह भी है कि उस केस में बाबर अवान इमरान खान के वकील थे, मगर उन्हें दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद ही केस को निपटा दिया था। मगर इसके बाद भी
टीरियन वाइट केस ने इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ा। अगस्त 2022 में शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर फरवरी 2023 में एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि उनकी दरख्वास्त पिछले केस से मुख्तलिफ है, क्योंकि टीरियन वाइट को इमरान खान की बेटी साबित करने के लिए उन्हें एक ऐसा सबूत मिला है जो पहले सामने नहीं आया था। दरख्वास्त गुजार ने सबूत के तौर पर 2004 में तहरीर किया गया इमरान खान का एक मुबैना बयान हल्फी शामिल किया था, जिसमें इमरान खान की तरफ से टीरियन वाइट की गार्डियनशिप उनकी खाला को दी गई है। फिर इस केस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने कई समातें की ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि केस काबिल समात है या नहीं है। गुज़िश्ता साल मार्च में एक समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की तरफ से पेश होने वाले वकला से कहा कि वैसे तो आपकी साइड से भी ये 2 मिनट का ही केस है, या तो आप टीरियन वाइट की वल्दियत तस्लीम कर लें या फिर इनकार कर दें, पटिशन ख़त्म हो जाएगी। आप इनकार करें तो इनकी पटिशन अभी खारिज हो जाती है, वरना अगले इलेक्शन में ये मामला फिर कोई लेकर आ जाएगा। आप काबिल समात होने को छोड़ें और हाँ या ना करके मसला ख़त्म करें। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला तो एक पार्टी कार्रवाई है, ये तो एक गैर हतमी फैसला था। आपको इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान का एतराफ़ दिखाना होगा। दिखाएं कहाँ इमरान खान ने टीरियन वाइट का वालिद होना तस्लीम किया। आप कह रहे हैं कि इमरान खान टीरियन वाइट के वालिद हैं, मगर वो नहीं मानते। अगर लड़की ने खुद भी कहा हो कि इमरान खान उसका वालिद है तो भी इमरान खान पर बाइंडिंग नहीं है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि बेटी खुद आकर कह सकती है कि ये मेरा बाप है, उसे वालिद डिक्लेयर करें। कोई दूसरा आकर कैसे ये बात कह सकता है जब मुतासरा लड़की ये बात नहीं कह रही है? वल्दियत का टेस्ट भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इस सूरत में तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। जबकि एक और समात में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने टीरियन वाइट का डीएनए सैंपल लेने से मुताल्लिक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि स्टेट किसी से ज़बरदस्ती डीएनए नहीं ले सकती है। इस केस में भी डीएनए उसी वक्त हो सकता है कि जब मुतासरा फरीक खुद चाहे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी का ज़बरदस्ती डीएनए लेने का कहें। पाकिस्तानी कानून किसी को बाहर से बुलाकर नहीं कह सकता कि डीएनए सैंपल दो। इस एक नुक्ते पर यह केस डेड एंड पर पहुंच जाता है। इसी तरह की कई समातों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 30 मार्च 2023 को टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समात होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। फिर वो सूरत हाल पैदा हो गई जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़े को जन्म दिया। 10 मई 2023 की शाम को पहले यह खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अपने 31 सफ़ात के तफसीली फैसले में यह केस नाकाबिल समात करार दे दिया है। मगर कुछ ही देर बाद यह फैसला खुद मुतनाज़े हो गया, क्योंकि यह फैसला 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया था और इसमें बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला शामिल नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया और एलामिया में कहा गया था कि कॉज लिस्ट के इजरा फरीकैन को इतला दिए बगैर और बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर 2 जजेस की राय अपलोड कर दी गई। वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं है और ये रूल्स और रिवायात के खिलाफ है। एलामिया के मुताबिक केस की दोबारा समात के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट के बगैर जजेस की राय अपलोड करने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। यानी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर थे। और ये दोनों जजेस उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा हुआ है और दबाव से मुतालिक उस ख़त में टीरियन वाइट केस का भी जिक्र किया गया है। ख़त के मुताबिक टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समात होने के सवाल पर 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया गया और बेंच के सरबराह यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया, जबकि बाकी 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस राय से इख्तलाफ किया और दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देने की राय 19 अप्रैल 2023 को जारी की। ख़त के मुताबिक दोनों जजेस जिन्होंने दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया, एजेंसी के एहलकारों ने उन जजेस पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए काफ़ी दबाव डाला और अपनी सिक्योरिटी के खौफ से दोनों जजेस ने अपने घर में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया, जबकि एक जज को तनाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ख़त के मुताबिक ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस आमिर फारूक के सामने रखा गया और 2 मई को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमरता बंदियाल के घर में होने वाली मुलाकात में भी उनकी तवज्जो इस बात पर दिलाई गई। और फिर गुज़िश्ता हफ्ते 1 साल के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने आज पहली ही समात में इस केस को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दिया। इस पूरी सूरत हाल पर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि टीरियन केस आज ख़त्म हो गया है। इमरान खान इसी महीने जेल से बाहर आ जाएंगे। जिस तरीके से आज टीरियन का केस का फैसला हुआ है, जिसमें जज साहिबान ने कहा यस ये फैसला तो
साइड हो चुका है और बहुत अच्छा किया है जहांगीरी साहब ने। तो उन्होंने इस किस्म का फैसला किया और ऐसे ही जजमेंट्स आने चाहिए जो लोग देखें कि वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। हमें अदालतों से उम्मीद है अगर ये जल्द फैसले करेंगे तो खान साहब इंशाअल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि रऊफ़ हसन सड़क पर चल रहे हैं और एक शख्स जो ख्वाजा सरा लग रहा है उसने रऊफ़ हसन को रोका, फिर 3 और लोग आए और वो भी ख्वाजा सरा लग रहे हैं। इन सब ने रऊफ़ हसन पर तशद्दुद किया। खुद रऊफ़ हसन के इब्तिदाई बयान के मुताबिक निजी TV प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज़ धार आले से मुंह पर कट लगा है। लोगों के जमा होने से हमलावर फरार हो गए, जबकि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जिन ख्वाजा सराओं ने यह काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और खबर आपके सामने रखें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक 2 अहम केसेस की समाअत हुई। दोनों केसेस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की और एक बार फिर सख्त रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले बलोच लापता तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई और फिर लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। शायर अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सेक्रेटरी दाखिला समेत IG इस्लामाबाद और दीगर पुलिस हुक्काम पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी दिफा अदालत की जानिब से तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। अहमद फराद केस में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जुमे तक उनकी बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी, जिस पर अदालत ने उन्हें मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को अहमद फराद को बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे पूछा कि रेस्क्यू करेंगे या रिकवर करेंगे, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल सब कुछ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि अहमद फराद को रिकवर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा, अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त मांगते हुए कहा कि मुझे मग़वी अहमद फराद की बाजियाबी के लिए वक्त दें, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं क्या वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से कह रहे हैं। इस मौके पर वकील ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमेशा से ऐसा होता है कि ये बंदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल ये बताएं कि पिछले 6 दिन में बाजियाबी से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई है। अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज़ कम मग़वी को ट्रेस तो किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि इस मामले ने आपको मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं यकीन दहानी करा रहा हूँ कि जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल में लाएंगे। इसके बाद अदालत ने SSP ऑपरेशंस को रोस्ट्रम पर बुलाया। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP ऑपरेशन से सवाल किया कि आपने बयान लिया है, जिस पर SSP ऑपरेशंस ने जवाब दिया कि बयान नहीं, अफसर की गैर मौजूदगी में जूनियर से बात हुई है, उनकी जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा को भेज दी गई है। जिस पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए ये आपका काम है, आप ही ने ये करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP ऑपरेशन से सवाल किया कि पुलिस ने किसी का बयान कलमबंद किया है, जिस पर SSP ऑपरेशंस ने जवाब में कहा कि सीनियर अफसर नहीं थे, हमें वजारत दिफा के जरिए तहरीरी बयान दिया गया है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जो बात उन्होंने बताई है क्या वो 161 का बयान है, पुलिस को पता है उन्होंने क्या करना है, अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, मैं रोज़ ऐसे केसेस में पेश होती हूँ, ये कोई पहला केस नहीं, सबको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। जब भी सेक्रेटरी दिफा को नोटिस किया गया तो वो नहीं आए। सेक्रेटरी दिफा अदालत पेशी को तौहीन समझते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी दिफा की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो पेश नहीं हो सके। जिसे मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि यही चीज़ तो ख़त्म करनी है, अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। अगर वज़ीर आज़म अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। यकीनी बनाएं कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। इसके बाद अदालत ने लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत देते हुए केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। जबकि इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की भी समाअत हुई और इस केस की समाअत भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, जबकि लापता बलोच तलबा की जानिब से वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि इस अदालत ने एक कमेटी बनाई थी जिसके कुछ TORs थे। पिछले 10 साल में बलोच तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी के कितने केसेस दर्ज किए गए। इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी ख़जाने पर आता है। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? जिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि हमने पुलिस, CTD और FIA को मौसर बनाना है। यही 3 इदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करना होती है, बाकी एजेंसियां इनकी मामलत कर सकती हैं। एजेंसियों के काम पर किसी को एतराज़ नहीं, एतराज़ मावरा कानून काम पर है। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में तलब किया, उन्होंने भी यही कहा है। हम सब ने
कानूनी दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करना है। इस मुल्क ने दहशतगर्दी में 70,000 जानें गंवाई हैं। कानूनी दायरे में जो इख्तियार मिलता है उस पर अमल दरामद करें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सियासी तौर पर इस मसले के हल तक ये मसला हल नहीं होगा। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मतलब आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाना कि आकर मसला हल करे। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होता है। ये 21वीं समात है। आपकी मेहनत से कई स्टूडेंट्स बाजियाब हुए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से लापता अफराद से मुतालिक मजीद वक्त तलब करते हुए कहा कि हमने लापता अफराद के केसेस में बहुत काम किया है, जो रह गया है वो भी करेंगे, थोड़ा वक्त दे दें। लापता अफराद से मुतालिक सियासी हल भी तलाश किया जा रहा है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर सीज़ फायर किया जाता है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमारी भी यही इस्तदा है कि थोड़ा वक्त दे दिया जाए। इस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहिब ये बताएं कि आप जैसे लोग कहाँ पर हैं जो मसाइल को हल करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सर ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस मामले को अगर हल नहीं किया गया तो मसाइल बढ़ेंगे। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।